हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर का एक बहुत ही सिंपल सा सब टॉपिक विच इज इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन को यहां पर पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपको एक चैप्टर और पढ़ना होता है विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी जो आपके बेस आइडियाज आज हम यहां पे क्रिएट करने वाले हैं फॉर इन जनरल इनवर्स फंक्शन, उनको आपको यूज करना होता है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी फाइंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स, हाउ डू वी फाइंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और उस तरह से ही डिफाइन क्यों किया गया है जिस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है। ये सारी बातों का जो बेस वर्क है वो इस पर्टिकुलर वीडियो से अपना बनना स्टार्ट होगा। एंड ऑल्सो इन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम जेई मेन में काफी फ्रीक्वेंटली आते हुए नोटिस करते हैं। दैट इज अनदर रीजन व्हाई यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक। सो इनवर्स फंक्शन की हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं। नाम से यहाँ पर वैसे हमें समझ में आ रहा है कि इनवर्स मतलब कुछ तो पलट के यहाँ पर जो है आपको रिवर्स डायरेक्शन में कुछ यहाँ पर जो है काम होते हुए नजर आना चाहिए, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे समझने का अगर तरीका चाहिए देन वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड इनवर्स फंक्शन इज द मैपिंग डायग्राम। ऑलराइट, सो मैपिंग डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से कि अगर मैं बेसिकली इनपुट की तरह ट्रीट करता हूँ ABCD को और fx फंक्शन की मदद से अगर मैं लिंक करने की कोशिश करता हूं विद द वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड। सो यहां पर आपके लिंकेजेस यहां पर जो है आपको एरोस की मदद से बता के रखे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर मैं फंक्शन f के अंदर a इनपुट डालता हूं तो वो y आउटपुट क्रिएट करता है, f के अंदर अगर मैं b डालता हूं तो w आउटपुट क्रिएट करता है, c डाल के x आता है और d डाल के आपको z वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। सो अगर f फंक्शन ये कर पा रहा है देन इनवर्स फंक्शन हम किस चीज को बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन हम एक ऐसे फंक्शन को बोलेंगे जो एग्जैक्टली रिवर्स काम करे। इन द सेंस वो w डाल के b बनाना चाहिए, बहुत ही स्पेशल होना चाहिए ये इनवर्स फंक्शन, राइट। एंड आपका हर एक बार किसी भी एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एक यूनिक फंक्शन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी इनवर्स हो गया वो भी इनवर्स हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो एकमात्र इनवर्स फंक्शन आपका यहां पर जो है निकल कर आएगा। जो क्या खूबी रखेगा वो ये स्पेशल रखेगा बात कि आपको ऐसा लगेगा कि बस आपने एरोस के डायरेक्शन पलट दिए हैं, ठीक है ना। मतलब अब W इनपुट लेके B आउटपुट आना चाहिए, Z इनपुट लेके D आउटपुट आना चाहिए, Y इनपुट लेके A आउटपुट आना चाहिए एंड X इनपुट लेके C आउटपुट आना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ये इतने अच्छे तरीके से कर पा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जो F ने यहां पे काम किया है उसी को वापस क्या कर दो, रिवर्स डायरेक्शन में पहुंचा दो। ऑलराइट, अच्छा, तो अब जैसे हम यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं तो हमें एक्चुअली ये समझ में आ चुका है कि इनवर्स फंक्शन क्या करने वाला है। जो बेसिकली आउटपुट थे उनको इनपुट की तरह लेकर ओरिजिनली जो इनपुट थे वो आउटपुट क्रिएट करने वाला है, वहां तक बात ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सोच के देखो कि अगर मेरे पास में लेट से यहाँ पे XYZ के साथ साथ एक P लेट से कोडोमेन के अंदर वैल्यू और होती, लेट अस कंसीडर वन मोर वैल्यू विच इज इन द कोडोमेन एंड उसके ऊपर कोई एरो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा आपको सिनेरियो अगर देखने के लिए मिले तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी? आपका जो इनिशियल fx फंक्शन है वो फंक्शन क्या कहलाएगा? वो फंक्शन एक इनटू फंक्शन कहलाएगा, राइट। क्योंकि आपके पास में सभी एरोस तो निकल रहे हैं एंड सभी एरोस निकलने के बाद में कोडोमेन पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रही है। आपकी रेंज जो है उसके अंदर x, y, z और w है, जबकि कोडोमेन के अंदर एक p एक्स्ट्रा एलिमेंट और आ गया। अब ऐसे सिनेरियो में आप अगर इनवर्स निकालने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम क्या है? इनवर्स के लिए हमने बोला था कि आपके एरोस पलट जाने चाहिए। अब यहां पर तो एरो आ ही नहीं रहा है तो पलट के जाएगा कहां, राइट। मतलब इस तरह का कोई फंक्शन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आप यहां पे उसके अंदर p डालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन p डाल के आपको कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, राइट। सो दैट एक्चुअली इज एन इशू ड्यूरिंग फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन कि आपके पास में अगर फंक्शन इनटू है तो उसका तो हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। अगर आपका फंक्शन f अगर एक इनटू फंक्शन बन जाता है तो उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक इशू यहां पर जो आता है वो क्या है कि अगर मैं ये नोटिस करूं कि मेरे पास में लेट अस से यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक और सिचुएशन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट मी टेक ABCDE ऑल्सो, ठीक है ना। और E जो मेरे पास में यहां पे एलिमेंट है वो क्या कर रहा है? वो भी W के ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपको अभी यहां पे फंक्शन मैपिंग दिखाई दे रही है ये कैसी फंक्शन मैपिंग है? ये मेनी वन वाली फंक्शन मैपिंग है, ठीक है ना। सो मेनी वन क्यों है? क्योंकि B और E दोनों ने डिसाइड किया कि हम तो W के ऊपर ही जाएंगे। सो क्या ऐसा फंक्शन हो सकता है? यस, ऐसा फंक्शन हो सकता है। ऐसे फंक्शन को हमने स्टडी भी किया है, इसको हमने कैटेगराइज भी किया है एज मेनी वन फंक्शन। लेकिन क्या ऐसे किसी फंक्शन का इनवर्स निकल पाएगा क्या? क्योंकि इनवर्स के लिए हमने क्या बोला? इनवर्स के लिए हमने बोला कि एरोस डायरेक्टली पलट जाने चाहिए। तो जैसे आप यहां पे पलट के एरो लगाने की कोशिश करोगे तो W से आपको यहां पे दो एरोस निकलते हुए नजर आएंगे। क्या किसी भी फंक्शन में, अब इनवर्स फंक्शन भी अल्टीमेटली है तो एक फंक्शन ही, राइट। क्या किसी भी इनवर्स फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि आपने इनपुट दिया और आपको दो अलग अलग आंसर मिल गए? आपने इनपुट दिया W और आपको आंसर में B भी मिल गया और E भी मिल गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई एक और रिस्ट्रिक्शन जो आपके इनवर्स फंक्शन के लिए ऊपर आती है वो ये है कि आपके वन फंक्शन का ही केवल इनवर्स निकाला जा सकता है, मेनी वन फंक्शन का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही?
सो दो रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको यहां पर बताई, एक तो आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा तो भी दिक्कत है, और मेनी वन फंक्शन हो जाएगा तो भी दिक्कत है। मतलब एकमात्र जो अच्छा सिनेरियो आपके इसमें यहां पर बचा है टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, दैट इज बेसिकली 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन आपका 1 1 है जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और फंक्शन आपका अगर ऑन टू है जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसी सिनेरियो में आपका क्या एग्जिस्ट करता है, उसी सिनेरियो में आपका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। अच्छा, इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो तो एक इनिशियल डिस्कशन है ही। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि पॉसिबल भी है कि नहीं फाइंड करना, इनवर्स फंक्शन पॉसिबल भी है कि नहीं फाइंड करना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो चेक करना होता है, इट इज दैट आइडिया, एंड इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। तो इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन अलग से यहाँ पे हमने एक स्पेशल नाम देकर रखा है। जब हम इनिशियली टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे थे तो भी मैंने यहाँ पर बोला था कि बाइजेक्टिव आगे चल के अच्छा रोल प्ले करेगा, इसलिए इसको अलग से नाम करना जरूरी था। सो वी हैव इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड देन स्पेशल फंक्शन बाइजेक्टिव ऑल्सो, जहां पे इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव एक साथ हो जाते हैं। ठीक है ना। एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर, एंड इनवर्स के केस में हमें समझ में आता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। राइट। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इस बारे में सोचते हो तो आपको यहाँ पे अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है, राइट, सो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब आपका जो, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, एफ एक्स फंक्शन अगर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है लेट्स से एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकाल पाऊंगा? अगर मैंने एफ एक्स फंक्शन को डिफाइन किया एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन निकाल पाऊंगा क्या? ऐसा मेरा आपसे सवाल है। ठीक है ना। सो आपने उल्टा मुझसे पूछना चाहिए कि नहीं सर, लेकिन आपने पूरा डिफाइन कहाँ किया है, क्योंकि आपने केवल ये बताया कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एफ एक्स फंक्शन के लिए, लेकिन आपने इसकी डोमेन और कोडोमेन तो बताया ही नहीं है। तो अगर मैं यहां पर आपको इसकी डोमेन और कोडोमेन बताता हूं कुछ इस तरीके से, आर और आर, ठीक है ना, तो आपके यहां पर ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपने कहना चाहिए कि इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज व्हाट यू आर ट्राइंग टू बेसिकली ड्रॉ इज अ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन इनटू वाला कैटेगरी है ये, मतलब सबसे वर्स्ट कैटेगरी हो गया ये, तो मैनी वन इनटू वाला कैटेगरी है, क्योंकि आपका यहां पर जो बेसिकली पैराबोला है उसमें रेंज भी आपकी क्या है, आर नहीं हो पा रही है, और फर्दर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होता है वो भी यहां पे जो है दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है, मतलब ये मैनी वन हो गया। ठीक है ना। तो ये फंक्शन ही आपका कैसा हो चुका है, ये पूरा जो आपका अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली मैनी वन। ठीक है ना। ओ सॉरी, दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली मैनी वन एज वेल एज इनटू। तो काफी खराब यहां पर जो है आपका कॉम्बिनेशन है। हमने बोला था कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ये तो मैनी वन और इनटू है, मतलब एक्स स्क्वायर जैसे दिखने वाले सिंपल फंक्शन का भी इनवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट। लेकिन अब यहीं पर आती है बात कि सर ऐसे तो फिर आगे चल के हम साइन एक्स को भी नोटिस कर सकते हैं कि साइन एक्स में भी प्रॉब्लम है, साइन एक्स के अंदर भी तो ये दिक्कत है कि वो भी मैनी वन है। साइन एक्स तो ऑब्वियसली मैनी वन है, वो तो बहुत बार कट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन को। ठीक है ना। तो फिर आगे चल के ये चैप्टर कहां से आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अपने फंक्शन को केवल उसके जो एक्सप्रेशन है उससे डिफाइन नहीं करते, उसके साथ में यहां पर ये भी बताते हैं कि उसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। तो इसी सेम एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर को भी मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इनवर्स कैलकुलेट करने लायक बना सकता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर तो क्या आंसर आएगा आपका कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मैं इनवर्स एग्जिस्ट करवाना चाहूं तो करवा सकता हूं। कैसे करवा सकता हूं? बाय टेकिंग अ सुटेबल डोमेन एंड कोडोमेन का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। सो आप एग्जांपल 2 में यहां पर ये देखो कि हमने क्या किया है, हमने केवल एफ फंक्शन को डिफाइन इस तरीके से किया है कि हम इसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही इनपुट ले रहे हैं, एंड जो आपकी कोडोमेन है वो भी हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही ले रहे हैं। जैसे ही आप इस तरह से अपने फंक्शन को डिफाइन करते हो, और एफ की डेफिनेशन फिर से आप भले ही वही ले लो, आप एक्स स्क्वायर ही ले लो, बट सडनली दिस विल बिकम इन्वर्टिबल। अब आप यहां पे इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। इसको क्या आता है कि ये क्या हो गया है, इन्वर्टिबल हो गया है। राइट। सो आपका यहां पर क्योंकि ग्राफ कैसे बनने वाला है, आपका ग्राफ इस बार बनेगा कुछ ऐसा कि क्योंकि आप इनपुट केवल पॉजिटिव ही ले रहे हो कि तो पॉजिटिव साइड ही आपका ग्राफ बनने वाला है, एंड आपकी जो रेंज है वो भी 0 से लेकर इन्फिनिटी आएगी, तो वो किससे मैच कर रही है, वो आपके कोडोमेन से मैच कर रही है। ठीक है ना। तो इस फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले फंक्शन में दिक्कत थी। राइट। ऊपर वाले फंक्शन में डेफिनेटली दिक्कत थी। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट यहां पर जो आपका कंक्लूजन निकल कर आया था, जबकि नीचे वाले में हम यहां पर क्या कंक्लूड करेंगे कि यहां पर आपका इनवर्स निकलेगा। अब लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हमने अभी ये डिस्कस नहीं किया कि इनवर्स निकलेगा कैसे, समझ रहे हो। सो इनवर्स निकलेगा कैसे वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है ना। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, बट अदरवाइज इतना तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना। इस चीज को हम कहते हैं इन्वर्टिबल। ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। इसके अंदर इनवर्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटी है, ये इन्वर्टिबल है।
राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक्स स्क्वायर के ऊपर फोकस करना है, एक्स स्क्वायर के साथ साथ ये भी देखना है कि उसकी डोमेन कोडोमेन का कॉम्बिनेशन आपको क्या देकर रखा है, वहां से हमें पता चलता है कि फंक्शन एक्चुअली 1 1 एंड ऑन टू वाले कैटेगरी का है कि नहीं, एंड देन वी कैन बेसिकली पिक इट अप फ्रॉम देयर। ऑलराइट, ओके। सो हम यहाँ पे अब इनवर्स फाइंड करना चाहेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर अलाउ कर रहे हो कि हाँ ये इनवर्स निकलेगा, इसका तो इनवर्स निकलेगा कितना, करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो इनवर्स निकालने के आपके यहाँ पर जो स्टेप्स है उनको देखते हैं, एंड यहाँ से आपके एक्चुअली जो क्वेश्चंस है वो बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ पर जो आइडिया है बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इनवर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो क्लियरली हम यही करना चाहते हैं ना कि यार अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये इनपुट है तो ये x हो गया, या आउटपुट है y हो गया, ठीक है ना। तो हमें इनवर्स फंक्शन में क्या चाहिए कि अब y जो है वो इनपुट की तरह काम करे और x आउटपुट की तरह आ जाए, यही चाहिए ना, राइट। तो उसके लिए सिंपल जो अरेंजमेंट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो वो क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि देखो आपको ऑलरेडी y इक्वल टू एफ एक्स करके कोई फंक्शन दिया है, ठीक है ना। तो आपका जो इनपुट है वो यहां नजर आता है और आउटपुट ऐसा अलग से नजर आता है आपको, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे इनपुट आउटपुट को अगर मैनेज करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, अभी हमने क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ x। इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके मैनेज करके बताऊं कि x इन टर्म्स ऑफ y कैसे लिखा जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ y कैसे लिखा जाएगा, तो वही जो आपका अरेंजमेंट आ रहा है वो इनवर्स फंक्शन का अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन हमें फंक्शन क्योंकि यहाँ पे हमेशा x के टर्म्स में देखने की आदत है, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पे x और y को एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखो आपका x और y को हमने एक्सचेंज कर दिया तो y इक्वल टू जी एक्स बन गया। अब ये जो जी एक्स फंक्शन आपका बना है वही एक्चुअली f का इनवर्स है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का ही यहाँ पे एग्जाम्पल अगर कंटिन्यू करूँ और आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पर इसका इनवर्स फाइंड करके बताना है, ठीक है ना, कि एक्चुअली इसका इनवर्स है कितना। इसी एग्जांपल को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो आपके इसमें यहाँ पे जो f है वो डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, 0 से लेकर इन्फिनिटी इनपुट है, 0 से लेकर इन्फिनिटी आपका कोडोमेन है, एंड fx हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है x स्क्वायर। सो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो बेसिकली फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये लिखा हुआ है y इन टर्म्स ऑफ x। अगर मुझे x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि दोनों साइड अंडर ले लेते हैं। अंडर ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर ऑफ y आएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात है कि मैं प्लस का साइन सिलेक्ट करूंगा या माइनस का साइन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक ही लेना चाहिए हमने। x इक्वल टू रूट y आ सकता है या फिर x इक्वल टू माइनस रूट y आ सकता है। डिसाइड ये करना है कि हमने कौन सा लेना चाहिए। तो क्लियरली यहां पर आप देख सकते हो कि आपकी x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी निकल कर आएगी और यहां पे आपकी x की वैल्यू कोई नेगेटिव क्वांटिटी निकल कर आएगी। डोमेन मतलब x की वैल्यू, कोडोमेन मतलब y की वैल्यू, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपके पॉजिटिव होना चाहिए। तो वहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको हम एक्सेप्ट करेंगे एंड इसको हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका ये एक्सप्रेशन एक्सेप्ट होता है, x इक्वल टू रूट वाई आपके पास में आता है, तो आप क्या कहते हैं कि चलो अब यहाँ पे हमारे पास में जो है एक्सप्रेशन आ चुका है x इक्वल टू समथिंग वाला। तो अब यहीं पे आप x और y को एक्सचेंज कर दो। यहीं पे आप अगर x और y को एक्सचेंज करते हैं तो आपका अगला स्टेप क्या बनता है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। और ये जो आपके इसमें बन गया है gx फंक्शन, यही क्या हो जाएगा आपका gx फंक्शन ही ओरिजिनल f का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है कि आपका जो f इनवर्स x है वो रूट x के बराबर आ चुका है। सिंपल है काम। यहाँ पर क्या है काम जो हमें करना है, हमें यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, हमें x इन टर्म्स ऑफ y क्रिएट करना है। अगर इस तरह से कोई पॉसिबिलिटी बन रही है कि यार हमें डिसाइड करना पड़ रहा है कि दोनों में से कौन सा लेना है, तो किसी एक को ही चूज करना होता है। वो कैसे पता चलता है आपको, जो आपके इनपुट आउटपुट के यहाँ पे कॉम्बिनेशन से उनकी मदद से हम यहाँ पे इजीली पता कर सकते हैं कि ये वाला वैल्यू हमने सिलेक्ट करना चाहिए, ये वाला वैल्यू हमने रिजेक्ट करना चाहिए, राइट। वंस वी सिलेक्ट दिस, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x और y को एक्सचेंज करना है, जो आपका स्टेप यहाँ पर आपको कह रहा है। और जैसे आप एक्सचेंज करके एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हो, यही आपका f इनवर्स x कहलाएगा, राइट। सो x स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, रूट x होता है। एक्स स्क्वायर का इनवर्स आपका रूट एक्स होता है अंडर दीज कंडीशंस। अच्छा, एक्स स्क्वायर का इनवर्स माइनस रूट एक्स भी होता है अंडर सम अदर कंडीशन। आई विल लीव इट अप टू यू कि वो कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन माइनस ऑफ रूट एक्स भी हो सकता है। सोचो इसके बारे में, मैंने यहां पर क्या अपनी डेफिनेशन में चेंज करना चाहिए ताकि ये सिलेक्शन में आ जाए, क्योंकि अगर ये सिलेक्शन में आएगा तो माइनस ऑफ रूट एक्स यहां पर आप एक्सेप्ट करोगे एज द इनवर्स वैल्यू, ठीक है ना। सो आपको यहां पर क्या करना चाहिए, आपको यहां पर अपने इनपुट को क्या लेना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक लेना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में रादर देन गेटिंग द राइट हैंड साइड वाला पैराबोला का आधा स्ट्रक्चर, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला आधा स्ट्रक्चर पैराबोला का बेसिकली मिलेगा। और उस तरह के दिखने वाले एक्स स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। बता दिया, चलो ठीक है ना। आप यहाँ पर जो है, लेकिन एक बार इस बारे में सोचा करो कि हम यहाँ पे कैसे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन के साथ ही यहाँ पर जो है अपने इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन को भी एक्चुअली चेंज होते हुए नोटिस करेंगे, क्योंकि आपका एक्चुअली फंक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है ना। एक फंक्शन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर राइट हैंड साइड का ग्राफ है, जो अभी हमने यहाँ पे ओरली डिस्कस किया उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है। तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे फंक्शन ही चेंज हो गया तो उसका इनवर्स भी आपका चेंज हो जाएगा। ऑलराइट,
चलिए, सो हमारे यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करने को वो अगर यहाँ पे सेट हो चुका है तो हम यहाँ पे कुछ सवाल कर सकते हैं। जैसे आप सवाल यहाँ पे देखने में है ना ऐसा लग सकता है कि एकदम से सर कहाँ तो एक्स स्क्वायर की बात करते हैं और एकदम से इतना बड़ा सवाल आ गया, बट सवाल आपके ईजी ही रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। क्या दिया यहाँ पर कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है x-2 अपॉन x-3 एंड आपको ऐसे gx दिया हुआ है 2x-3 एंड आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जहाँ पे आपको f इनवर्स x और g इनवर्स x पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो हमें इनवर्स फंक्शन निकालते तो आता ही है। हम यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स के साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स मतलब कितना हो जाएगा x-2 अपॉन x-3। अब मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, दैट इज द टारगेट। टारगेट इज कि मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x-2 हो जाएगा। सो x को साथ में y को उधर, तो ये हो जाएगा xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं एंड देन यहाँ पे जो y का वैल्यू आया है ब्रैकेट में उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। सो ये जो आपके उसमें आ चुका है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा हो गया f इनवर्स रेडी। f इनवर्स रेडी भी हो चुका है, यही है आपका f इनवर्स फंक्शन। ऑलराइट, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अच्छा f इनवर्स अगर आपको यहाँ पे और भी है ना अच्छे तरीके से लिखना है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इसके अंदर x इन टर्म्स ऑफ y वाला भी चेंज कर लेते हैं, x और y को एक्सचेंज कर लेते हैं इन द सेंस। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्सचेंज वाला स्टेप अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये हो जाएगा आपके इसमें 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। और यही जो आपका अब एक्सप्रेशन बना है ये क्या हो जाएगा आपका f इनवर्स x हो जाएगा, यही है आपका f इनवर्स x 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, राइट। ठीक है, सो हमने यहाँ पर जैसे अभी अपना कैलकुलेशन कंप्लीट किया है किसके लिए, f इनवर्स के लिए, वैसे हम g इनवर्स के लिए कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। क्या बोल रहा है वो वहाँ पे कि अब y इक्वल टू जी एक्स को कंसिडर करते हैं। जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2x माइनस 3 हो गया। सो x इन टर्म्स ऑफ y क्या हो जाएगा, 3 इस तरफ 2 से डिवाइड, 3 इस तरफ 2 से डिवाइड, और फिर क्या करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y लिख लेंगे और वही आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा आपके इसमें कितना, ये आ जाएगा x इन टर्म्स ऑफ, अरे यार x इन टर्म्स ऑफ y तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, x और y को एक्सचेंज करेंगे, कहना चाह रहा था मैं, x और y को एक्सचेंज करेंगे तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 2। तो ये जो आपके इसमें एक्सचेंज करके आ चुका है यही क्या बन गया है आपका इनवर्स फंक्शन। मेंशन करना चाहते हो स्पेसिफिकली तो ये हो जाएगा आपका g इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस 3 अपॉन 2 के बराबर, राइट। सो वंस दिस इज ऑल्सो लॉग्ड, तो आपको यहाँ पर अभी जो है एक छोटी सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको यहाँ पे अपने x के वैल्यूज निकालने हैं। x के वैल्यूज अगर आपके पास आते हैं तो उन x के वैल्यूज को ऐड करके बताना है कि वैल्यू आपकी ओवरऑल कितनी बन रही है, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। इक्वेशन क्रिएट करने में कोई खास मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो आपको यहाँ पर जो इक्वेशन क्रिएट होगा उसके अंदर f इनवर्स की वैल्यू हमें इस्तेमाल करनी है। f इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f इनवर्स की वैल्यू यहाँ से पिक कर लेते हैं 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 एंड प्लस कर लेते हैं g इनवर्स विच इज बेसिकली x प्लस 3 अपॉन 2 और इसको हमें 13/2 के इक्वेट करना है। सो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 एंड प्लस x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 और नीचे आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे x माइनस 1 इंटू 2, राइट। और ये है आपका 13/2 के बराबर, तो ये हो जाएगा कैंसिल, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स ओपन करना है एंड एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक आपके लिए रेडी हो जाएगा, राइट। सो वी हैव बेसिकली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 6x माइनस 4 एंड प्लस उसके साथ में आ जाएगा x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा एंड देन यहाँ पे देखो ध्यान से 2x फर्दर आपको मिल रहा है क्या, क्योंकि यहाँ से आएगा आपका 3x एंड यहाँ से आएगा माइनस x, तो 2x आपके पास में आ रहा है एंड देन माइनस 3 भी आएगा एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 13x माइनस 13, राइट, 13x माइनस 13। सो ओवरऑल क्वाड्रेटिक जो आपकी यहाँ पे रेडी हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में वो कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर तो ऑलरेडी है इस तरफ। अगर आप देखते हैं तो आपके पास में 8x पहले से है, 13 कैंसिल होगा उसके अंदर से आके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ 5x बचेगा। फिर ये जो माइनस 13 है इस तरफ आके प्लस 13 बनेगा, उसके अंदर से आपका 7 सब्ट्रैक्ट होगा। सो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपके उसमें यहाँ पे 6 बचेगा एंड ये आपका बहुत ही इजीली फैक्टराइज हो गया है x माइनस 2 x माइनस 3 में। मतलब आपके यहाँ पे जो x के आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 3 के बराबर। वैसे तो आप सम की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से ही बता सकते थे बट यहाँ पे सॉल्व करना भी ईजी है, चलो, राइट। तो सम का आंसर आपका आ जाता है 5 के बराबर, ठीक है ना। मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनेगा, ऑलराइट। सो एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर जो है हमें 2 बार इन्वर्स फाइंड करने का मौका मिला है, तो आई गेस आपको क्लैरिटी तो आई गई होगी कि इन्वर्स फाइंड करते कैसे हैं, ठीक है ना। इन्वर्स फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स फॉलो करना है। y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर करना है चीज़ें और x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है।
तो ये जो एक्सप्रेशन आया है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन और क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में एक्स और वाई को एक्सचेंज करते हैं और अब जो एक्सप्रेशन आया उसको हम इनवर्स फंक्शन नाम देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, इजी है। चलिए तो हम यहाँ पे अब देखते हैं अपना एक और सवाल, इनवर्स फाइंड करके बताओ इस एक्सप्रेशन का। कोई ऐसे दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पर जो है पिछले क्वेश्चन में तब भी दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पर तो एक ही सवाल है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स मतलब क्या है, y इक्वल टू 8 रेज टू 2x माइनस 8 रेज टू माइनस 2x अपॉन 8 रेज टू 2x एंड देन 8 रेज टू माइनस 2x। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो सबसे पहला इजी स्टेप कर सकते हैं वो क्या है कि ऊपर नीचे 8 रेज टू 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे 8 रेज टू 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मेरे पास में आ जाएगा, 8 रेज टू 4x हो जाएगा और यहाँ पे अगला वाला टर्म कैंसिल करके 1 बनेगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो आपके इसमें इतना हो जाएगा y टाइम्स ऑफ 8 रेज टू 4x एंड प्लस y इज इक्वल टू 8 रेज टू 4x माइनस 1। एंड क्या चीज़ें आप यहाँ पे कंबाइन करेंगे, ऑब्वियसली जो x वाली चीज़ें हैं उनको कंबाइन करने की कोशिश करना है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा और कॉमन निकालूंगा, सो y यहाँ से बचेगा एंड माइनस 1 वहाँ से आएगा। एंड इस चीज़ को अगर मैं राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस y माइनस 1, ठीक है ना। अब इस चीज़ को डिवीजन में लेके जाते हैं तो 8 रेज टू 4x का वैल्यू आपका सिंप्लीफाई होके आ रहा है। इज दैट फाइन? ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पे 8 रेज टू 4x का वैल्यू देखते हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं माइनस y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई करना ठीक लग रहा है, माइनस मल्टीप्लाई करके ऊपर y प्लस 1 बन जाएगा, नीचे आपका 1 माइनस y आ जाएगा। सो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके उसमें आ गया है फॉर 8 रेज टू 4x। हम कर क्या रहे हैं आप ये समझो, हम तो कुछ भी करके x इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी y लिखा हुआ था एज एन एक्सप्रेशन ऑफ x, अब हमें चाहिए x लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना। तो आपके पास में यहाँ पर जो आइडिया है दैट इज टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं लॉग ले लेता हूँ जिसका बेस भी अगर मैं 8 मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग बेस में 8, उसके साथ में यहाँ पे y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y। एंड देन ऐसा अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ से आपका 4x नीचे उतरेगा, लॉग 8 बेस में 8 तो आपका 1 हो जाएगा, तो 4x बेसिकली बिकम्स इक्वल टू लॉग वाला एक्सप्रेशन, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है यही एक्चुअली इनवर्स का आपका डेफिनेशन है। लेकिन अभी एक स्टेप अगर आप फिर से करना चाहें तो कौन सा कर सकते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको यहाँ पर पता चल ही चुका है, क्या है फर्दर यहाँ पर काम आपका कि आप x और y को एक्सचेंज करो, x इन टर्म्स ऑफ y लिख चुके हैं, सॉरी, आप x और y को एक्सचेंज करो। x और y को अगर एक्सचेंज करते हो तो यहाँ पर क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पे क्या बोलोगे 1/4 ऑफ लॉग जिसके बेस में 8 लिखा है h प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है ना। और ये कहाँ लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ नजर आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन एक्सचेंज x इन y। ऑलराइट, और एक सवाल कर लेते हैं, व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे कोई कंपोजिशन भी आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो सवाल के अंदर क्या है, कंपोजिट फंक्शन जो भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया था एंड अभी जो हमने यहाँ पे इनवर्स फंक्शन समझा है, दोनों को कंबाइन करके एक सवाल बना दिया, सो दैट ऑल्सो कैन हैपन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो f(x) फंक्शन इस तरह से है, g(x) फंक्शन इस तरह से है, एंड कोई उनका कॉम्पोजिशन जो हो रहा है उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो ये चीज है। तो आपको समझ में इस पॉइंट पर यह आना चाहिए कि यार अगर मैं अब इस एक्सप्रेशन का इनवर्स लूंगा तो वापस आपके उसमें क्या आ जाएगा, फॉग आ जाएगा। फॉग का इनवर्स आपको दिया हुआ है, अगर आप उसका वापस इनवर्स कर दोगे तो आपके इसमें फॉग आ जाएगा। मतलब मैं इस एंटिटी का इनवर्स फाइंड कर लूं अगर, क्योंकि ये फॉग इनवर्स है, इसका ही अगर मैं इनवर्स फाइंड कर लूं तो मेरे पास में फॉग आने वाला है। सो दैट एक्चुअली बिकम्स द फर्स्ट टारगेट कि हम फॉग पहले फाइंड करें। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 7 अपॉन 2 की पावर में 1/3, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं, तो y क्यूब हो गया, उसके साथ में यहाँ पे x माइनस 7 अपॉन 2 आ गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 को इस तरफ भेजेंगे तो आपका जो x आएगा वो कितना आ जाएगा 2y क्यूब प्लस 7 के बराबर। नाउ वंस यू हैव दिस एक्सप्रेशन रेडी तो आप क्या करना चाहोगे, यहाँ पे x और y को एक्सचेंज करना चाहोगे। x और y को अगर आप एक्सचेंज करते हो तो आपको कितना मिलता है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7, और ये जो आया है यही आपके फॉग का डेफिनेशन होना चाहिए, यही आपके फॉग का डेफिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, फॉग इनवर्स को सॉल्व किया था। क्योंकि हमने फॉग इनवर्स का इनवर्स निकाला है तो फॉग इनवर्स का इनवर्स फॉग होता है, तो आपके इसमें अब फॉग आ चुका है, और फॉग एक्चुअली बेटर एक्सप्रेशन है टू डील विथ, है ना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन पूरा कंपोजिट फंक्शन का बन चुका है। इनवर्स का जितना काम हमने यहां पे करना चाहिए था इस क्वेश्चन में वो निपट चुका है, राइट। सो हम यहां पे आप बोलेंगे यार अगर फॉग की डेफिनेशन मेरे पास में है तो फॉग तो मैं इन जनरल भी निकाल ही सकता था,
फॉग निकालने से मेरे को कौन रोक सकता है, क्योंकि मेरे पास में f और g ऑलरेडी हैं, तो f के अंदर gx डालने की देरी है बस। सो f ये रहा, उसके अंदर gx डालूंगा तो ये a टाइम्स ऑफ gx एंड -3 हो जाएगा। अब g का वैल्यू कितना है वो यहाँ पे डाल देते हैं, तो x की पावर b प्लस c है, -3 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं फर्दर ओपन करता हूँ तो a x की पावर b प्लस ए सी -3 आ जाएगा। सो इस तरह से आपके इसमें एक एक्सप्रेशन आया है, ये भी फॉग ही है, ये भी फॉग x ही है। तो भाई अगर ये दोनों ही फॉग x हैं तो ये दोनों सेम होने चाहिए ना। तो जैसे हम कहते हैं कि ये दोनों सेम होना चाहिए, वैसे ही आपको क्या पता चल जाएंगे, ये जो अननोन्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। फील कर पा रहे हो सवाल? यस, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन हैंड। क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमने फॉग निकाला है ये इनवर्स वाले थॉट से निकाला कि यार फॉग इनवर्स का इनवर्स करके फॉग आएगा, और ये जो हमने फॉग निकाला है ये रेगुलर आइडिया से निकाला है कि यार f के अंदर हमने g को डाल दिया है, ठीक है ना। f के अंदर जहां पर भी x था उसकी जगह हमने g डाल दिया है, राइट। अच्छा, और g की वैल्यू क्या है आपकी? g की वैल्यू ये है, ऑलराइट। सो नाउ इफ दीज टू आर सेम, तो हम क्या कह सकते हैं कि यार देखो यहाँ पर ये x वाला जो टर्म है आपका, है ना, उसके अंदर जो आपका कोएफिशिएंट है वो 2 है और पावर 3 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। सो a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 3 यहां से हम लॉक कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ आपका जो कांस्टेंट है वो 7 के बराबर आना चाहिए, मतलब ये आपका 10 के बराबर आना चाहिए ताकि 10 - 3 7 बने, और a का वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी 2 है तो c का वैल्यू 5 आना चाहिए, राइट। सो काफी सिंपल सा यहाँ पर आपका कैलकुलेशन है, जहां पे a b c हमें पता चल गए हैं। अब a b c अगर आपको पता चल गए हैं तो आप क्या निकाल सकते हैं? एक्चुअल फंक्शंस निकाल सकते हैं। एक्चुअल फंक्शंस आपके क्या हो जाएंगे? f(x) फंक्शन जो आपका यहाँ पर बनने वाला है दैट इज बेसिकली ax मतलब 2x -3, राइट। एंड जो आपका gx फंक्शन बनने वाला है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x की पावर b मतलब x की पावर 3 एंड देन प्लस c मतलब +5। ये हो गया आपका अरेंजमेंट फॉर f एंड g। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन यहां पर ये हमसे पूछ रहे हैं टू कैलकुलेट, वो क्या है? फॉग के अंदर ac इनपुट डलवा रहे हैं एंड फॉग के अंदर गॉफ के अंदर b इनपुट डलवा रहे हैं। सो अभी इस पॉइंट पे AC हमें पता है, AC का वैल्यू कितना होना चाहिए? AC का वैल्यू आपका 10 के बराबर होना चाहिए। तो AC का वैल्यू 10 के बराबर है, फॉग का डेफिनेशन हमारे पास में है, तो यहाँ पे हम 10 काफी इजीली डाल सकते हैं। तो फॉग के अंदर 10 डाल के कितना आएगा वो तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन गॉफ हमारे पास में है नहीं, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गॉफ निकाल के रख सकते हैं कि g ऑफ fx कितना आने वाला है। सो g ऑफ fx का मतलब क्या है कि g का जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर fx हमने इनपुट में डाल दिया, राइट। मतलब f इनपुट में डाल दिया तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 2x - 3 की पावर में आ जाएगा 3 एंड देन +5। ये है आपका बेसिकली गॉफ का वैल्यू, राइट। इसको भी आप संभाल के रख लो, ऑलराइट। सो एक बार आपके पास में यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं, तो अब आपको यहाँ पर जो है अपने इनपुट्स के साथ में वैल्यू निकाल के बस बताना है। सो लेट अस पिक दिस डेटा नाउ। इसको अगर मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, सो मेरे पास में यहाँ पे जो कैलकुलेशन में जा रहा है दैट इज व्हाट कि फॉग के अंदर आपको AC मतलब 10 डालना है एंड गॉफ के अंदर B मतलब आपको 3 डालना है, बस ये आपको कैलकुलेट करनी है बात। सो अगर आप यहाँ पे फॉग यहाँ लिखा हुआ है उसके अंदर अगर आप यहाँ पे 10 डालते हो तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 1000 प्लस 7, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है? गॉफ लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप 3 डालते हो तो हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 प्लस 5, राइट। 3 की पावर 3 क्यों है ना, 3 डालोगे तो यहाँ पे 6 - 3 बनेगा, बस यही आपका आंसर निकल कर आएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2007, राइट। एंड यहाँ पे आएगा कितना? 27 एंड देन 5 मतलब ये हो जाएगा आपका 32 के बराबर। सो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा 2039। 2039 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर फिर बनता है, राइट। डन है? चलिए, सो आई थिंक हमने यहाँ पे काफी अलग अलग आइडियाज को ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिया है इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा यहाँ पर कॉम्पोजिशन के साथ में भी हमने यहाँ पर क्या किया है ना, मिक्सिंग करके अपने जो है कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन कर लिया है। सो नाउ आपका जो बेस आइडिया है इनवर्स फाइंड करने का वो तो क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन इनिशियली आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने किस तरह के डिस्कशंस किए हैं कि यार आपका इनवर्स निकल भी सकता है कि नहीं निकल सकता, ठीक है ना। ये सारी बातें जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करी हैं ये सब हमें एक बार फिर से रिविजिट करना चाहिए अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस आइडिया और भी कई सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे याद रखें तो हम क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाएंगे, राइट। सो लेट अस क्रिएट सम मोर आइडियाज इन माइंड रिलेटेड टू इनवर्स फंक्शन जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि यार इनवर्स तो आपका तभी निकलेगा, है ना, अ फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल जब वो बाइजेक्टिव होगा, राइट। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आई होप कि इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना, कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा p लिया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा e लिया था, ठीक है ना, और हम देखा था कि वो वैल्यूज अगर एक्स्ट्रा हैं तो हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। सो वी डोंट वांट टू डू दोज थिंग्स,
ऑलराइट। सो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, ये बात तो पक्की है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है कि इनवर्स जो आपका निकलेगा वो भी बाइजेक्टिव ही होगा, है ना। अच्छा, और वो एक यूनिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। इनवर्स जो आपका यहाँ पे किसी भी बाइजेक्शन का निकलेगा, बाइजेक्शन मतलब उस फंक्शन को ही हम बाइजेक्शन कह रहे हैं क्योंकि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसको बाइजेक्शन कह रहे हैं, राइट। सो इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। यूनिक इन द सेंस आपके उसमें मल्टीपल इनवर्स फंक्शंस नहीं आ सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे आने के चांसेस थे तो हमने लेकिन तब भी एलिमिनेशन किया था। यहाँ पे प्लस माइनस रूट वाई आया तो हमने बोला कि नहीं, दो तो हो ही नहीं सकते हैं, कोई एक ही होगा। अब डिसाइड करो कि दोनों में से कौन सा होगा, तो हमने बोला था कि ये वाला चाहिए इस बार हमें, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे हमेशा नोटिस करोगे कि इनवर्स फंक्शन आपके उसमें कोई एक फंक्शन हमेशा आता है, यूनिक फंक्शन होता है, ठीक है ना। मल्टीपल फंक्शंस आपको नहीं मिल सकते हैं। देन एक और प्रॉपर्टी जो काफी बेसिक सी वो क्या है कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन प्रीटी ऑब्वियसली, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे सारे एरोस पलट भी रहे हो तो पलटने के बाद भी आपके एरोस क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, मतलब वन वन है, और कोई भी आपका यहाँ पे एलिमेंट छूट नहीं रहा है, मतलब ऑन टू है, ठीक है ना। मतलब आपका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो खुद भी क्या है, एक बाइजेक्शन है। ऑब्वियसली इनवर्स फंक्शन जो निकला है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन का निकला है, और जो क्रिएट हुआ है वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन आपका क्रिएट हुआ है, राइट। सो यहां तक कि मेरे ख्याल से डिस्कशंस तो काफी हमने हद तक कर रखी हैं। नाउ लेट अस कम टू दीज आइडियाज, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाला जो आईटीएफ फंक्शन वाला चैप्टर है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो आपका चैप्टर है, उसके अंदर भी आपको ये आइडियाज को कहीं ना कहीं यूज करना होता है, राइट। एंड द आइडियाज रिलेटेड टू ग्राफ, राइट। तो ग्राफ ऑफ एफ और एफ इनवर्स जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्जांपल यहाँ पर है, दिस एग्जांपल इज फॉर ई रेज टू एक्स, सॉरी ई रेज टू एक्स उस तरफ जाएगा, ये है आपके उसमें ई रेज टू एक्स, और ये है उसी का इनवर्स फंक्शन ln x, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, ई रेज टू एक्स और ln x एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, ऑलराइट। तो ये इनवर्स फंक्शन आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स वाली जो आपकी लाइन है, y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है, क्लियरली ये मिरर इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। और ये इनवर्स फंक्शन होते हैं, ये कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा क्या, आई डोंट थिंक सो। अभी हमने काफी बड़े बड़े इनवर्स फंक्शंस कैलकुलेट किए हैं, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ln x लिखेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y करना है तो e रेज टू y इक्वल टू x करेंगे। सो x इन टर्म्स ऑफ y आपका आ चुका है, अब x और y को एक्सचेंज करते हैं तो y इक्वल टू a रेज टू x बनता है, तो यही इनवर्स है। ओरिजिनल फंक्शन ln x है, x इन टर्म्स ऑफ y करके x और y को एक्सचेंज किया तो e रेज टू x आया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं, और y इक्वल टू x में ये मिरर इमेजेस नजर भी आ रहे हैं। सिमिलर थिंग कैन बी सीन फॉर दिस फंक्शन एज वेल। यहां पर जैसे आपके इसमें आप जो यहां पे ले सकते हैं, है ना, आप यहां पे ले सकते हैं कि ये हो गया आपके पास में 1/2 की पावर x, ठीक है ना। 1/2 की पावर x अगर आपके पास में आता है तो इस तरह से ऐसा एक डिक्रीजिंग फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। ई रेज टू एक्स तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ई रेज टू एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन की पावर जब आप यहाँ पे करते हैं तो आपको डिक्रीजिंग फंक्शन मिलता है, और उसी का इनवर्स फंक्शन जो आपके यहाँ पे निकल रहा है ऑब्वियसली लॉग के टर्म्स में ही निकलेगा, लेकिन उसका बेस कितना हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। सो जब आपके यहाँ पे बेस फ्रैक्शन होता है तो लॉग भी आपका कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। एंड स्टिल यू कैन सी कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, और ये अभी भी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अंदर मिरर इमेजेस हैं, ये बहुत ही क्लियरली हम नोटिस कर पा रहे हैं, राइट। ओके, सो हमें यहां पर बेसिकली y इक्वल टू एक्स का एक स्पेशल जो प्रॉपर्टी है वो यहां पे ध्यान रखना चाहिए, जो हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक्चुअली पढ़ते हैं इन क्लास 11th। जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमारा होता है उसमें हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है फॉर इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन। इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन अगर मुझे निकालना है, अगर मेरे पास में एक पी पॉइंट है विच इज x1 y1, ठीक है ना, और मुझे लाइन में उसका इमेज अगर निकालना है तो हम काफी इजीली ये निकाल सकते हैं कि ये कितना आएगा, राइट। सो क्यू का कोऑर्डिनेट जब आप निकालने की कोशिश करते हो तो आप यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो क्या, अच्छा अगर आपका यहाँ पर बेसिकली लाइन का इक्वेशन अगर है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपके यहाँ पर जो फॉर्मूला क्रिएट होता है फॉर इमेज का कोऑर्डिनेट वो क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेसिकली आपके इसमें आता है। ये मैंने लिख इसलिए दिया कि काफ़ी टाइम हो सकता है कि आपको हो गया होगा, रिविजन आपने नहीं किया होगा, सो दिक्कत नहीं आनी चाहिए व्हेन आई एक्चुअली डिस्कस द रिक्वायर्ड y इक्वल टू एक्स वाला डिस्कशन, ठीक है ना, वहां दिक्कत ना आए इसलिए, है ना। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। अब लेकिन हम करके देखते हैं कि यार अगर मैं x1 y1 का इमेज लेता हूं और लाइन की इक्वेशन में स्पेसिफिकली y इक्वल टू एक्स रखता हूं तो क्या होगा। लाइन की इक्वेशन स्पेसिफिकली y इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ऑलराइट। पॉइंट हमने यहाँ पे अभी भी x1 y1 ही रखना है क्योंकि हम इन जनरल ही डिस्कशन करना चाहते हैं, राइट। x1 y1 का इमेज निकल रहा है, लेकिन इस बार जो लाइन है दैट इज y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स को कैसे लिखा जा सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। सो इमेज का जो आपका कोऑर्डिनेट निकल कर आने वाला है
उसके लिए अगर मैं अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1, y माइनस वाई वन अपॉन बी का वैल्यू कितना है -1, -2 टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। मतलब ये कोऑर्डिनेट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट अगर मैंने यहाँ पे किया और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो आपको 2 मिल रहा है, राइट। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से बेसिकली आपका एक 2 and 2 कैंसिल हो रहा है। नाउ अगर मुझे x कैलकुलेट करना है तो मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा, y कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा, राइट। सो x माइनस वन किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस एक्स वन, सॉरी x माइनस एक्स वन किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एक्स वन प्लस वाई वन के बराबर आ जाएगा, है ना। ये माइनस साइन है, इसको भूलना नहीं है, ये माइनस साइन आपको अंदर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। सो आपके इसमें जो एक्सप्रेशन अभी निकल कर आ रहा है उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि x1 कैंसिल हो जाएगा और जो x का वैल्यू निकल कर आ रहा है वो कितना है, x का वैल्यू निकल कर आ रहा है y1 के बराबर, ठीक है ना। और वैसे ही आप यहां पे नोटिस करो कि आप जब y की वैल्यू निकालते हो तो कितना आ जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 माइनस वाई वन। तो माइनस माइनस पहले तो यहां पे प्लस हो जाएगा एंड माइनस ऑफ y1 आपका कैंसिल करके आपको y का वैल्यू मिलेगा x1 के बराबर, राइट। क्या हो गया है, इस चीज को नोटिस करने की कोशिश करो। ये नोटिस करने की कोशिश करो कि y इक्वल टू एक्स एक इतना अच्छा लाइन है जिसमें x1 y1 का इमेज y1 x1 होता है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे, x का वैल्यू इतना आया है, y का वैल्यू इतना आया है, मतलब आपको ये पता चल चुका है कि आपका जो इमेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, फाइनली वो आ रहा है y1 x1, राइट। और अगर ऐसा आपका इमेज आ रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली जो इनपुट था अब वो आउटपुट हो गया है और जो आउटपुट था वो इनपुट हो गया है। तो इनवर्स फंक्शन में भी तो यही होता है। इनवर्स फंक्शन जो होता है वो भी एग्जैक्टली यही काम करता है कि पहले जो इनपुट थे वो अब आउटपुट हो चुके हैं, आउटपुट थे वो इनवर्स फंक्शन के लिए, इनवर्स फंक्शन ये वाला इनपुट लेके ये वाला आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है ना। तो जब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो ग्राफ के अंदर तो इनपुट को x कोऑर्डिनेट के ऊपर और आउटपुट को y कोऑर्डिनेट के ऊपर प्लॉट किया जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आपको लिटरली क्या नजर आ रहा है, इसलिए इमेजेस यहां पर जो है कंप्लीट ग्राफ के नजर आ रहे हैं, बिकॉज एवरी पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। कोई भी पॉइंट आप यहां पे पकड़ो, लेट अस से आपके ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर, ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर जो भी आपका यहां पे पॉइंट है x1 y1, हम बिना किसी देरी के ये बोल सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन के ऊपर y1 x1 तो लाई करेगा ही, क्योंकि इनवर्स फंक्शन ही ये काम करता है कि वो y1 को इनपुट लेगा और x1 आउटपुट में देगा। मतलब हम ये जानते हैं कि अगर x1 y1 नाम का कोई पॉइंट अगर आपके ओरिजिनल फंक्शन पे लाई कर रहा है, सो इनवर्स फंक्शन पे कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होगा जिसका कोऑर्डिनेट y1 x1 होना चाहिए, ये तो होगा ही होगा। बट अभी अभी हमने जो नोटिस किया वो क्या नोटिस किया कि यार ये दोनों तो y इक्वल टू एक्स में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ये अलग से हमने रियलाइज किया। और इसलिए यहां पे y इक्वल टू एक्स जब आपने यहां पर बनाया तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार ये तो मिरर इमेज है एक दूसरे के, है ना। ऐसा लग रहा है कि ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे के। एंड ये जो भी मैंने इन जनरल x1 y1 कहीं पर भी रैंडमली मार्क किया है, ये आप कहीं और भी मार्क कर सकते थे। सो इसलिए हर एक पॉइंट का इमेज बेसिकली आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, राइट। इसलिए पूरा ग्राफ का इमेज बन गया। इसलिए कहते क्या है कि ग्राफ ऑफ एफ और एफ इनवर्स जो है वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया टू फर्दर अंडरस्टैंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल्सो एंड टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। अगला यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखो क्या है। नॉर्मली द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया भी था, है ना, हाफ की पावर x एंड लॉग जिसके बेस में हाफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका डिक्रीज कर रहा है, ये भी आपका डिक्रीज कर रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, ये एग्जैक्टली कहां पर जा रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका एग्जैक्टली y इक्वल टू एक्स के ऊपर ही गिर रहा है, राइट। सो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने यहां पे नोटिस करना चाहिए। अब ऑब्वियसली ये हो सकता है कि आपके इनवर्स फंक्शंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, वो अलग सिनेरियो है कि इनवर्स फंक्शन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, दैट इज अ सिनेरियो, उसे ना उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो y इक्वल टू एक्स के ऊपर भी आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा आप नोटिस कर सकते हो, राइट, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट एफ एंड एफ इनवर्स में इंटरसेक्ट अदरवाइज ऑल्सो। जैसे अगर आप यहां पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हो रादर देन दिस सिंपल एग्जांपल, तो अगर आप यहां पे ओरिजिनल फंक्शन मानते हो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, राइट, तो उसका इनवर्स फंक्शन जब आप यहां पे लिखोगे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 इसका इनवर्स आता है, तो आप ये नोटिस करोगे कि यस जो भी यहां पर बोला गया था वो तो ट्रू है ही। क्या बोला गया था कि ये दोनों फंक्शन y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, अभी भी कर रहे हैं।
लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और भी 2-4 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर तो आपके पास में कोई ग्राफ ऐसा है जो ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, कहीं पे कॉनकेव है, कहीं पे कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप उसके इन्वर्स के साथ में उसको प्लॉट करो तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिले जो कहाँ लाए करते हैं, जो y=x के बाहर कहीं लाए करते हैं। y=x के ऊपर तो एक पॉइंट आ ही चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट आपके बाहर वाले भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्राफ काफी जो है एक मोनोटोनिसिटी तरह का नेचर शो कर रहा है ना, आपका यहाँ पर जो कर्वेचर है वो भी यहाँ पे अगर कॉनकेव है तो हमेशा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है तो हमेशा कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, मतलब वो ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं कर रहा है। अगर वेरिएशन शो नहीं कर रहा है देन इन दैट केस आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमेशा y=x के ऊपर वाला ही आएगा। समझे इस बात को, राइट। ऊपर नीचे कुछ आपने कर दिया तो बाहर भी लाए कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको y=x के ऊपर ही मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ऑलराइट, सो 2 एग्जांपल यहां पर आपको बताए हैं। जैसे से आप यहां पे अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करोगे वैसे वैसे आपको और भी क्लैरिटी आएगी, है ना, कि यार ये वाला पॉइंट हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। बट एग्जाम्पल्स अभी काफी अच्छे से आपके सामने ड्रॉ किए हुए, तो आपको यहाँ पे विजुलाइज तो एटलीस्ट हो गया है कि प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है, ठीक है ना। वॉट एल्स वी हैव इज दिस कि इन जनरल अगर मैं कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूं फॉग और गॉफ तो ये तो अलग अलग निकल कर आते हैं, फॉग और गॉफ कहाँ आपके बराबर आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यूज बनते हैं आपके। जैसे कि अभी हमने फॉग और गॉफ कैलकुलेट किया भी था, देखो यहाँ पर हमने फॉग और गॉफ किया था ना कैलकुलेट, कहाँ गया वो क्वेश्चन, राइट। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो गॉफ का आंसर तो ये खराब सा आया था एंड फॉग का आंसर ये आया था, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली इसके बराबर नहीं है, ये दोनों काफी अलग अलग आपके दिखने वाले एक्सप्रेशन से। तो प्रॉपर्टी आपको यही याद दिला रही है कि फॉग और गॉफ आपके बराबर इन जनरल नहीं आते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि फॉग और गॉफ आपके बराबर आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है। In general, fog and Goff are not equal, but if they are equal, then majority of the cases either f and g are inverse of each other or at least one of f and g is an identity function. अब इनवर्स के केस में तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास में यहाँ पे काफी अच्छा सिनेरियो बनेगा फॉग और गॉफ के ऊपर। पहले उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी 1 यहाँ पर हो सकती है कि आपके पास में जो fx और gx अवेलेबल हैं वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, जैसे e⁻x और ln x, ठीक है ना, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे f(gx) क्रिएट करोगे तो कितना आएगा, f(gx) अगर आप क्रिएट करते हो तो ये आ जाएगा फंक्शन f के अंदर gx, मतलब ऐसा आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा e की पावर में ln x। अब e की पावर में ln x जो होता है वो x होता है, ये आपको लॉग की प्रॉपर्टी से पता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है और यहाँ पे लॉग के बेस में जो नंबर लिखा है जब वो सेम होते हैं, ln का मतलब आपके बेस में e है, तो आपके यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बस ये x ही बच जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई करो। दूसरा, अगर आप गॉफ निकालते हो तो ये तो आपको निकालना और भी आसान फील होगा, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, ln के अंदर fx डाल देना चाहते हो, और ln के अंदर fx मतलब ln के अंदर e⁻x जो सिंप्लीफाई करके फिर से x आता है, ठीक है ना। सो हम क्या यहाँ पर जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तो आपके इसमें फॉग और गॉफ इक्वल आए हैं, जैसे कि इस केस में आए हैं, फॉग की वैल्यू और गॉफ की वैल्यू आपकी सेम आई और इनफैक्ट कितनी आई है, x के ही बराबर आई है। फॉग और गॉफ की वैल्यू इक्वल आई है और x के ही बराबर आई है, तो ऐसे सिनेरियो में आप कह सकते हैं कि यार ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे तभी ऐसा हो पाया है। बट अनदर सिनेरियो वेयर फॉग एंड गॉफ कैन बी इक्वल इज कि आप इन दोनों में से किसी एक को आइडेंटिटी फंक्शन बनवा दो। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन तो हमने x के बराबर ही ले लिया, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब y=x, लिटरली y=x जो आपका यहाँ पर ग्राफ बनता है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि आप 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे तो 3 आएगा, जो डाल रहे वही आएगा, इसलिए इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। सो अगर आपके पास में एक आइडेंटिटी फंक्शन है और दूसरा फिर यहाँ पे कुछ भी होने दो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दूसरा अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट से रखते हैं sin x रख लो, राइट। तो आपके पास में यहाँ पे अगर आप फॉग क्रिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, f के अंदर आपको gx डालना है, f के अंदर मतलब इसके अंदर आपको gx डालना है, तो ये gx ही हो जाएगा ना यार, समझ रहे हो, x की जगह gx डाल दिया तो ये sin x ही हो गया। और अगर मैं यहाँ पे g ऑफ fx निकालने की कोशिश करूंगा तो g के अंदर fx डालना है, मतलब sin x के अंदर fx डालना है, राइट। लेकिन fx है ही x के बराबर, तो यहाँ पे वापस sin x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफी लेम सा आपका यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनता है कि आपने क्या किया है, दोनों में से किसी एक को आइडेंटिटी फंक्शन ही ले रखा है, इसलिए आपको फॉग और गॉफ बराबर मिल रहा है। बेटर सिनेरियो कौन सा वाला होता है, जहां पर आपके उसमें f और g क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं, राइट। नोटिस करने वाली बात अगेन ये है कि इस सिनेरियो में ये वाला जो आपका पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर फॉग और गॉफ इक्वल तो आ ही रहे हैं और दोनों के दोनों x के बराबर ही निकल कर आ रहे हैं, ऑलराइट।
विच इज नाउ यूज्ड इन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस एज वेल। अगर आपको एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स देके रखे हैं, देन ये वाला आपका रिलेशन बेसिकली होल्ड करता है। अब ये रिलेशन आया कहां से है? ये रिलेशन आया आपके कॉम्पोजिशन के आइडिया से ही है। हम क्या बोलते हैं कि आपके पास में एफ ऑफ जी एक्स हमेशा एक्स के बराबर आएगा अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है। तो अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है तो एफ ऑफ जी एक्स आपका एक्स के बराबर आएगा। मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा इस इक्वेशन को, यहां पे एफ डैश ऑफ जी एक्स बनेगा, उसके साथ में चेन रूल है इसलिए जी डैश एक्स बनेगा और राइट हैंड साइड में आपका 1 आएगा। सो दैट इज बेसिकली गिविंग अस दिस काइंड ऑफ रिजल्ट कि आपका एफ डैश ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, अगर आप नीचे लेके जाते हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा जी डैश एक्स का, 1/g डैश एक्स के बराबर ही वैल्यू आपकी बनती है। ठीक है, ऑलराइट। सो ये भी हम सवाल में करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बट दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज जिनको आपने रिकॉल है ना करते रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स ट्राई टू अप्लाई द आइडियाज, जो प्रॉपर्टी का आइडिया अभी हमने यहाँ पे देखा है इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आपको एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, गॉफ को हमें इन्वर्टिबल बनाना है। तो अगर गॉफ को हमें इन्वर्टिबल बनाना है मतलब क्या होना चाहिए, 1/1/2 होना चाहिए तभी इन्वर्टिबल होगा। पहले 2-3 प्रॉपर्टी जो हमने कवर किए थे वो इसी के ऊपर बार बार डिस्कशन कर रहे थे कि यार बाइजेक्शन होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए। अगर आपको इन्वर्टिबल बनाना है तो बाइजेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम पहले तो यहाँ पे गॉफ बना के देखते हैं। तो g ऑफ एफ एक्स आ कितना रहा है, g के अंदर एफ एक्स डालेंगे तो यहाँ पर बेसिकली एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, -1 आएगा। एफ एक्स क्या है आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा जो कि 1 के बराबर आ जाएगा, राइट। उसके साथ में लेकिन 2 साइन कॉस भी आएगा, राइट। एंड देन -1 अलग से लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको यहाँ पे sin 2x मिलेगा। सो आपको यहाँ पर पहली बात तो गॉफ फंक्शन आया, काफी सुंदर सा फंक्शन है sin 2x। अब हमें एक डोमेन पिक करनी है जिस डोमेन में हम इसी साइन फंक्शन को इन्वर्टिबल बना पाएंगे। sin 2x इन जनरल इन्वर्टिबल थोड़ी है, क्योंकि sin 2x में आप क्या नोटिस करते हो कि sin 2x तो फॉर श्योर पीरियोडिक फंक्शन है ना, मतलब कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन तो मैनी वन ही होगा ना यार। तो आपका यहाँ पे sin 2x का ग्राफ इस तरह से आते रहता है, ठीक है ना। तो हम अभी इसको इस तरह से तो जो है इन्वर्टिबल नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पर ये हमें क्लियरली मैनी वन नजर आ रहा है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर डोमेन पिक करनी पड़ेगी कि नहीं हमने डिफाइन ही इस इंटरवल में किया है। जैसे कि इनिशियली हमने एक्स स्क्वायर के साथ में किया था, जो सबसे पहले पेज के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो यही था कि एक्स स्क्वायर को अगर आप 0 से लेकर इन्फिनिटी इनपुट देते हो, अगर आप इसकी कोडोमेन भी 0 से लेकर इन्फिनिटी ही रखते हो तो वो इन्वर्टिबल है, राइट। वैसे ही यहाँ पे आप नोटिस करो कि यार पहली बात तो ये अगर sin 2x का ग्राफ है तो ये पता कैसे चल रहा है, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम sin x का ग्राफ, ये पता चलेगा जब मैं मार्किंग करूंगा, ठीक है ना। तो मार्किंग करते समय आप ये रियलाइज करते हो कि आपका जो एक साइकिल है वो पाई पे ही समाप्त हो जाता है। ये आपका π/2 है, राइट, ये आपका -π है और ये आपका ये आपका -π/2 है और ये आपका -π है, राइट। सो अगर मैं अपने फंक्शन को 1/1 बनाए रखना चाहता हूं, अगर मैं अपने फंक्शन को 1/1 बनाए रखना चाहता हूं, देन आई कैन डू दिस कि मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि यार मैं ना अपना डिस्कशन बेसिकली -π/4 से लेके +π/4 तक ही करूं। अगर मैं इस इंटरवल में ही अपने डिस्कशन को यहां पे होल्ड करूं, इस इंटरवल में, बाकी सब कुछ भूल जाओ। इतना सा ही ग्राफ बेसिकली मैंने यहां पे कट कर लिया है। उतना सा ही ग्राफ अगर मैंने यहां पे कट किया है तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि अब आपका फंक्शन कैसा हो चुका है, फॉर श्योर 1/1 हो चुका है अगर मैं इतना ही ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो, राइट। और अगर मुझे इसको ऑन टू भी बनाना है तो यहां पे डिफाइन करते समय मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी कोडोमेन को भी -1 से लेकर 1 रखना पड़ेगा, दैट इज फाइन। इन्होंने लेकिन हमसे केवल डोमेन की बात करी है, राइट। तो अगर आपको यहां पे ओवरऑल डिफाइन करना है गॉफ को, तो हम गॉफ को डिफाइन कैसे करेंगे, g ऑफ एफ एक्स जो आपका यहां पर फंक्शन है, इट इज सच दैट कि वो इनपुट लेता है -π/4 से लेकर π/4 तक, एंड देन कोडोमेन भी हमने -1 से लेकर 1 डिफाइन करी है। तो अब ये इन्वर्टिबल हो गया है, राइट। तो आपके पास में यहां पे डोमेन का आंसर कितना आ जाएगा, -π/4 से π/4। ये वाला बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट होने वाला है, राइट। मतलब हम किसी भी नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन को इन्वर्टिबल बना सकते हैं जस्ट बाय पिकिंग द राइट डोमेन एंड को डोमेन का कॉम्बिनेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। हम किसी भी नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन को, sin 2x इन्वर्टिबल नहीं था, हम किसी भी नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन को इन्वर्टिबल बना सकते हैं बाय पिकिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन, ऑलराइट। ठीक है, और क्या सवाल आ सकते हैं, आपका सवाल ये आ सकता है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल क्या बोल रहा है कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकाल के बतानी है। x आपको यहां पे <5/4 आना चाहिए, उसके हिसाब से आप यहां पे कैलकुलेशन करो, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करना चाहते हैं हम,
सो आपने यहां पर ये नोटिस करना चाहिए कि आपके पास में जो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया एक्सप्रेशन है और जो राइट हैंड साइड में दिया गया एक्सप्रेशन है, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप जो यहां पर बेसिकली दोनों एक्सप्रेशंस देख पा रहे हैं, अगर मैं y इक्वल टू LHS को पिक करता हूं तो मैं y इक्वल टू क्या क्रिएट कर रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, राइट। एंड अगर मैं इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा। तो व्हाट कैन बी डन, हम y को उस तरफ भेजते हैं। सो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0 ऐसा आपका बनेगा। मतलब यहां से अगर मैं x इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहता हूं तो मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ही अप्लाई कर देता हूं। तो कितना आ जाएगा आपके इसमें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac मतलब कितना हो जाएगा 2 एंड देन 2 माइनस वाई, ऑलराइट, अपॉन 2a। सो अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो x के मेरे पास में अभी दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रहे हैं, 5 प्लस माइनस अंडर द रूट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके इसमें माइनस 16 मतलब ये 9 बनेगा, एंड देन फर्दर आ जाएगा आपके इसमें 8y, राइट, एंड नीचे आ रहा है आपके उसमें 4। सो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली अगर इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करना है इस LHS में दिए गए एक्सप्रेशन का, तो मुझे प्लस या माइनस में से किसी एक चीज को पिक करना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर यू कैन सी कि इन्होंने बेसिकली बोल रखा है कि x आपका वैल्यू लेस देन 5/4 ही हमने लिया है। 5/4 अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो माइनस b/2a के साथ में मैच करता है, ये आपके वर्टेक्स का ही लोकेशन है, राइट। आपका जो पैराबोला यहाँ पर बन रहा है उसका वर्टेक्स प्लस 5/4 पे आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम 5/4 के पीछे वाला ही पैराबोला बेसिकली कंसिडर करना चाहते हैं। मतलब ये बेसिकली आपका 5/4 पे जितना भी आंसर आ रहा था, ठीक है ना, 5/4 पे जितना भी आंसर आ रहा था उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला आप पिक कर रहे हो, x इक्वल टू 5/4 के पीछे वाला। और क्योंकि आपने एक साइड वाला ही सेक्शन पिक किया है तो ये ऑब्वियसली आपका कैसा हो गया है, 1/1 हो गया है, जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज क्वाड्रेटिक का भी इन जनरल इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है इन जनरल क्वाड्रेटिक। लेकिन जब आप उसको एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए यहां पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हो तो इन्वर्टिबल हो जाता है, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे कि देखो ये 5/4 तो ऑलरेडी है, तो अगर मैं कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 5/4 से छोटी बनेगी। तो इस बार मुझे माइनस साइन पिक करना चाहिए, समझे क्या। मैं अगर यहां पर डिसाइड करना चाहता हूं कि मैं माइनस पिक करूं कि प्लस पिक करूं, तो इस बार मुझे एक्चुअली माइनस साइन पिक करके ज्यादा अच्छा लग रहा है कि x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 8y अपॉन 4। एंड अगर मैं प्लस साइन पिक करूंगा, राइट, तो वो कितना बनता है, वो बनता है x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 8y अपॉन 4। एंड सिंस हमने यहां पर बोल के रखा है कि x इज लेस देन 5/4, तो ये हो जाएगा आपका रिजेक्ट और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन इस केस में निकल कर आने वाला है वो एक्जैक्टली कैसे नजर आएगा, वो अगर आप यहां पे देखते हैं तो अगर मैं इस चीज को fx कहता हूं, ठीक है ना, LHS के अंदर जो आपका फंक्शन अवेलेबल है उसको अगर मैं fx कहता हूं तो इसका जो f इनवर्स निकल कर आया है वो कितना हो जाएगा, x और y को एक्सचेंज कर दूं तो ये 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 8x अपॉन 4 के बराबर आएगा, ठीक है। सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि अच्छा इन्होंने सवाल पूछा क्या है, इन्होंने बेसिकली हमसे बोला है कि आप ये सॉल्व करके बताओ कि ये आपका fx है और ये आपका f इनवर्स x है, ये इक्वेशन सॉल्व करके बताओ कि fx और f इनवर्स x इक्वल हो रहे हैं तो कौन से x पे इक्वल होंगे, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि fx इज इक्वल टू f इनवर्स x एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर x, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सो इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपने रियलाइज करना चाहिए कि fx और f इनवर्स x जब इक्वल होंगे सो ग्राफिकली वो आपके इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का ही रिप्रेजेंटेशन है। आते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट, जहां पे हमने इंटरसेक्शन की बात करी थी, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में हमने क्या बोला था कि आपका fx और f इनवर्स x बराबर हो सकते हैं, हो सकता है कभी कभी ना हो, इस तरह का एग्जाम्पल लेकिन अभी हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में अभी एग्जाम्पल कौन सा वाला है, शायद ऐसा वाला कोई एग्जाम्पल है कि fx और f इनवर्स x आपके बराबर हो रहे हैं और आपको वो x फाइंड करके बताना है जहां पर ये काम एक्चुअली हो रहा है, राइट, कि fx और f इनवर्स x आपके बराबर कब हो रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये क्योंकि y इक्वल टू x के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो रादर देन कैलकुलेटिंग कि इनवर्स फंक्शन के साथ में यहां पर मैं अपना इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिनल फंक्शन का निकालूं, मैं अगर y इक्वल टू x के साथ ही अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं तो भी तो वही पॉइंट आएगा, समझो इस बात को, क्योंकि तीनों सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो आप अगर ये दोनों जो कर्व्स हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक उनको सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, या फिर लॉगरिथमिक और y इक्वल टू x को सॉल्व करोगे तो भी वही पॉइंट आएगा,
एंड एक्सपोनेंशियल और लाइन को सॉल्व करोगे तो भी वही पॉइंट आएगा। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी बेटर वाला आपका कॉम्बिनेशन है उसको पिक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक तो y = x पिक करेंगे ही करेंगे, एंड दोनों फंक्शन में से आपको जो ईजियर लग रहा है आप उसको पिक कर लो। उसके साथ में अगर आप यहां पे इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो ओरिजिनल fx = f इनवर्स x का आना चाहिए था। वॉट यू शुड रिमेंबर इज कि हो सकता है कि आपके इसमें, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली आंसर, यू हैव मोर सच आंसर्स। तो उसके लिए तो आपको फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, fx और f इनवर्स x को ही लिटरली सॉल्व करना पड़ेगा जैसे भी हो, राइट। लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जो सवाल है वो इस तरह के सिनेरियोज जनरेट नहीं कर सकता है। हमारे पास जो सवाल है वो बस इसी तरह का सिनेरियो जनरेट कर सकता है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं क्वाड्रेटिक के एक हाफ के साथ में, ठीक है ना। पैराबोला के एक हाफ के साथ में अगर आप यहाँ पे डील कर रहे हो तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये जो आपका फिगर है ओरिजिनल fx का वो डिक्रीजिंग है, हमेशा ही कॉन्केव है, ऊपर नीचे होगा ही नहीं। तो उस तरह से जो आपके यहाँ पे ग्राफ के मल्टीपल पॉइंट्स बाहर भी इंटरसेक्शन में आ रहे थे वैसे पॉइंट्स बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर fx और f इनवर्स x बराबर हो रहे हैं तो ये उसी पॉइंट पे हो पाएंगे जहां पे वो y = x के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको y = x के साथ में यहाँ पे सॉल्व करने से आंसर मिल जाएगा तो आपकी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सॉल्व यूजिंग x इंस्टेड ऑफ f इनवर्स x। अभी भी आपको आंसर वही मिलने वाला है जो आपको पहले मिलने वाला था। ये इस क्वेश्चन का बेसिकली लॉजिक है, ठीक है ना। और लॉजिक एक बार अगर आपको यहाँ पे पकड़ में आ गया है ना, क्यों है ऐसा भी समझ में आ गया है। सो नाउ ओनली द कैलकुलेशन पार्ट रिमेन्स। सो 2x² - 5x + 2 ये हो गया हमारे पास में LHS। राइट हैंड साइड में आ गया x, लेफ्ट हैंड साइड में इसको भेजते हैं तो 2x² - 6x + 2 = 0 आ रहा है। यहाँ से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये पहली बात तो ऐसा आपका यहाँ पे बन जाएगा। एंड देन फर्दर क्या हो रहा है, आपका x का कैलकुलेशन आपको करना है तो -b + (b²) -4ac/2a। तो मेरे पास में x के फिर से दो पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं। हमें क्या करना है, चेक करना है कि यार ये दोनों अलाउड हैं क्या। x = 3 ± √5/2, राइट। सो दो पॉसिबल वैल्यूज आपके पास में आ रहे हैं, एक माइनस वाला वैल्यू है, एक प्लस वाला वैल्यू है, ठीक है ना। किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, प्लस एंड माइनस। सो x = 3 + √5/2 एक पॉसिबिलिटी है एंड x = 3 - √5/2 एक पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या जानते हैं, हम यहां पे जानते हैं कि आपका जो x है वो डिस्कशन में ही केवल <5/4 के लिए आ रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इससे बड़ा कैसे जा सकता है, इंटरसेक्शन पॉइंट तो इससे बड़ा जा ही नहीं सकता। तो ये वाला आपका रिजेक्ट करना पड़ेगा और इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो निकल कर आ रहा है वो क्या है, अगेन सिंस लॉजिक क्या है यहाँ पे, सिंस x इज <5/4 तो आपका आंसर यहाँ पे 3 - √5/2 मतलब ए ऑप्शन आपके यहाँ पे बनने वाला है। समझे क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। आपको इस तरह से दिया नहीं जाता है कि ये fx है, ये f इनवर्स x है, अब आप यहाँ पे fx और f इनवर्स x को सॉल्व करके बताओ। नहीं, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप खुद ही सोचोगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो fx है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी का इन्वर्स है, तो हमें ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, तो बेटर है कि हम इसी को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। आइडिया ये है कि आपको ये सॉल्व करना है, सो बेटर ये है कि आप इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है, सेम बात है। एंड नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर, जहां पर हमें क्या करना होगा, जहां पर हमें बेसिकली जो इन्वर्स फंक्शन है उसके डेरिवेटिव की बात करनी होगी, राइट। देखो यहाँ पर आपका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रिपीटेडली पूछे जाने वाला आपका पैटर्न है। तो आपके इसमें fx दिया हुआ है। अब fx आपका यहाँ पे काफ़ी बुरा है। fx बुरा क्यों है, क्योंकि मैं बहुत इजीली इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। मेरे में अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इसका इन्वर्स एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो निकाल के बता पाऊँ, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे सवाल जो आगे पूछा गया उसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि हम उसके इन्वर्स के ऊपर कुछ कमेंट कर पाएंगे। कैसे बोल रहे हैं इन्वर्स इस चीज़ को, fx इन्होंने यहाँ पे हमें दे के रखा है, फिर बोला है कि gx एक ऐसा फंक्शन है सच दैट जब मैं कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूं तो मुझे x मिलता है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा यहां पर जो है हिंट है, जहां से हमें पता चलता है कि g क्या है, आपका इनवर्स फंक्शन है, राइट। दिस स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया ऑलरेडी इस चीज को, है ना, कि g ऑफ fx भी x आ रहा है, f ऑफ gx भी x आ रहा है। दोनों ही अगर आपके कॉम्पोजिशन x के बराबर बनते हैं मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे, तभी ऐसा हो पा रहा है, ऑलराइट, ठीक है। इनवर्स फंक्शन के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन है, g आपका इनवर्स फंक्शन है, तो हम यहाँ पे g की वैल्यू 7 पे कितनी आ रही है, g डैश की वैल्यू 7 पे कितनी आ रही है निकाल के बताना है। लेकिन हम इनवर्स फाइंड करे बिना ये करना चाहते हैं। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स आई वांट टू कंक्लूड कि ये आंसर कितना निकल कर आएगा, दैट इज वेयर इट इज अ विनिंग सिनेरियो फॉर अस, क्योंकि इनवर्स हम नहीं निकाल पाएंगे अदरवाइज इसका, ठीक है ना।
सो हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी है दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन की g ऑफ एफ एक्स जो है इन्होंने दे रखा है कि x के बराबर है, और जैसे ही आपको यहां पर दिखता है कि यार ये x के बराबर है तो आप तो यहां पर ऐसा करो, इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको g डैश ऑफ एफ एक्स मिलता है, एंड देन आपको चेन रूल की वजह से f डैश एक्स भी मिलेगा और इक्वल टू में 1 आएगा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार मुझे g डैश 7 निकालना है, मुझे क्या निकालना है, g डैश 7 निकालना है। ऑलराइट, सो g डैश 7 अगर मुझे निकालना है तो मतलब मुझे एक ऐसा x चाहिए जिसपे fx क्या बन जाए, जिसपे fx 7 के बराबर बन जाए, है ना। मतलब मैं कौन सा x यहां पर इस्तेमाल करूं, हमारा सवाल कुछ ऐसा है, मैं कौन सा x यहां पे इस्तेमाल करूं कि मेरा fx इक्वल टू 7 बन जाए ताकि g डैश 7 बने जो मुझे यहां पे निकालना है। और fx इक्वल टू 7 के लिए x कितना होगा, अभी हम इस बात को लेके परेशान हैं। fx इक्वल टू 7 बनाने के लिए x कितना हमने लेना चाहिए, हम इस बात को लेकर परेशान हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैपिंग डायग्राम भी बना के रख लेते हैं, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्कशन यहाँ पर fx और f इनवर्स x का चल रहा है। सो इनको हम देखते रहेंगे मैपिंग डायग्राम को, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है ना। सो f की आदत क्या है कि वो यहाँ से कोई इनपुट पकड़ता है और उसको लिंक करता है आगे राइट हैंड साइड वाले किसी आउटपुट के साथ में, ठीक है ना। और f इनवर्स मतलब जो g है वो क्या करेगा, वो एग्जैक्टली रिवर्स काम करेगा, वो एग्जैक्टली इसी इनपुट को उठा के आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू एज आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू लेके f यहां तक पहुंचाता है, g क्या करता है, ये वाली वैल्यू लेके वापस यहां तक पहुंचाता है। इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन आपका g और f की वजह से हो रहा है, राइट। सो हमें यहां पर पता है कि f ऑफ x का वैल्यू आपको कितना चाहिए, 7 के बराबर चाहिए। कितना चाहिए, 7 के बराबर आपको वैल्यू चाहिए, मतलब फंक्शन का वैल्यू निकालते समय आपका आंसर 7 आना चाहिए। तो हमें इनपुट नहीं पता है, लेकिन क्या हम यहां पे, क्योंकि फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ सिंपल से वैल्यूज ट्राई कर सकते हैं क्या। एंड हर बार ट्राई ही करना होता है, और हर बार ट्राई करना इजी होता है, तो कोई डरने की बात नहीं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बस ये ट्राई करके देखना है कि कोई सिंपल सा वैल्यू आप यहां पे डालते हो और 7 बन जाएगा क्या, राइट। सो अगर आप यहां पे देखते हो तो बहुत ही क्लियरली 1 डाल के 7 बन रहा है ना। 1 डालोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 4 हो गया, यहाँ पे 2 मतलब 6 हो गया, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 डालने से क्योंकि आपके यहाँ पे 7 बन रहा है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयर इज ओनली वन सच वैल्यू जो ये काम कर पाएगी, ठीक है ना। देयर इज ओनली वन सच वैल्यू जो ये काम कर पाएगी। हमारे यहाँ पे 1 डाल के बेसिकली यहाँ पे 7 बन रहा है, क्योंकि अदरवाइज इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा। अगर आप यहाँ मैनी वन फंक्शन की बात करें तो इनवर्स फंक्शन फिर यहाँ पर आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा ना, है ना। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यार 1 1 ही रहा होगा, और अगर एक वैल्यू मिल गई है तो उसी पे आपका यहाँ पे 7 आ रहा होगा, है ना। दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। सो इससे बेनिफिट देखो 2 लेवल पे हो गए हमें, है ना। एक तो हमें डायरेक्टली g ऑफ 7 पता चल गया है क्या, क्योंकि f के अंदर 1 डाल के अगर 7 आ रहा है तो g एग्जैक्टली रेसिप्रोकल उल्टा काम करेगा, सॉरी, है ना, इनवर्स काम करेगा। मतलब 7 लेके इनपुट वो 1 क्रिएट करेगा। तो इसका यही तो मतलब होना चाहिए, इसका यही मतलब होना चाहिए कि g के अंदर 7 डाल के 1 आ रहा है। मतलब आपको न्यूमरेटर तो यहां पर इसका मतलब इस रिक्वायरमेंट में 1 के बराबर है, ऐसा पता चल चुका है। हमें यह भी पता चल चुका है कि हमें अगर g डैश 7 निकालना है, अगर हमें g डैश 7 निकालना है तो x की वैल्यू कितना डालना चाहिए, तो x की वैल्यू हमने यहां पे 1 डालना चाहिए। इस इक्वेशन में मुझे x की वैल्यू 1 डाल के फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां पे आ जाएगा g डैश ऑफ f ऑफ 1, एंड यहां पे साथ में आ जाएगा f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1, और f ऑफ 1 हम जानते हैं कितना है, 7 के बराबर है, राइट। सो f ऑफ 1 क्योंकि आपका 7 है, तो यहां पे आपका जो कैलकुलेशन है किस तरह से आएगा, g डैश ऑफ 7 इंटू f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। सो f डैश ऑफ 1 निकाल लो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। सो f डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके इसमें जो f डैश x क्रिएट होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। इसके अंदर अगर मैं 1 डालता हूं तो f डैश 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका बेसिकली 5 प्लस 6 प्लस 3, मतलब ये आ जाएगा कितना, 14 के बराबर। मतलब g डैश 7 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/14 के बराबर। तो एक वैल्यू आपका 1 आया है, एक वैल्यू आपका 1/14 आया है, दोनों को डिवाइड करके आपको यहाँ पर फाइनल आंसर बताना है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 14 एज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझेगा कितना आंसर आ रहा है, 14 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर बन रहा है। ध्यान से देखो, हमें निकालना है g ऑफ 7 अपॉन g डैश 7 कितना होगा, मतलब ये 1/1/14 हमसे पूछ रहा है, तो 14 इस केस में फाइनल आंसर आपका बनता है, राइट। मतलब ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका एकदम करेक्ट है।
ऑलराइट, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो आपको इनवर्स फंक्शन के लिए यहाँ पे ध्यान रखने हैं. सो कॉन्सेप्चुअली ये आर ऑल सेट. आपको यहाँ पे इससे ज़्यादा किसी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो एक अलग चैप्टर है आपका पूरा, ठीक है ना. बाकी इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थे हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं. आई होप आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो चुकी है. तो अब आप यहाँ पे मेहनत करोगे, थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करना है देन अगेन मार्क्स ऐप के ऊपर तो आप यहाँ पे आई गेस जा ही रहे होंगे. अगर आप नहीं जा रहे हैं देन प्लीज स्टार्ट करो. मार्क्स ऐप के ऊपर आपका स्पेशली ये वाला जो सेक्शन है, और भी बुक्स भी हैं आपके उसमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, वो आप कर सकते हैं. बट आई स्टिल फील कि अगर आपका मेन टारगेट अगर आप जेई मेन रखते हो तो एटलीस्ट इससे बेनिफिट ये होता है कि आप उससे कम लेवल की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना. उसके ऊपर अगर जाना है, यस आपके इसमें यहाँ पे जेई एडवांस भी है, ठीक है ना. आपके इसमें जेई एडवांस भी है सॉल्व करने के लिए. आपके इसमें यहाँ पे आईआईटी जेई का जेई एडवांस का रैंक बूस्टर भी है, ठीक है ना. तो आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, राइट. लेकिन ये सारी चीजें तो करो ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. बट स्टार्टिंग पॉइंट इससे कम का मत रखो. स्टार्टिंग पॉइंट आपका इससे कम मत रखो. इसके अंदर काफ़ी सारे सवाल हैं जहाँ से आपको अपनी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते आगे आती है, ठीक है ना. फंक्शंस वाले सेक्शन में जाके आप सिंपली क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो कि आपको इनवर्स फंक्शन के लिए सॉल्व करना है. टॉपिक वाइज चले गए. इनवर्स फंक्शन में यहाँ पर 11 ही सवाल है, चलो यहाँ पर कम है थोड़े से, ठीक है ना. तो आपको थोड़ा और दूसरा रेफरेंस बुक भी देखना पड़ेगा. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे. जैसे डोमेन का क्वेश्चन अगर आप देखते हो, सो डोमेन में 44 क्वेश्चन है यार. 44 क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना. तो मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पे पहले तो इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. आपको एक्जैक्टली यही पता चलेगा कि आप जेई मेन लेवल को टच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना. वो अगर इजीली हो जा रहा है तो फिर यहाँ पे आप मटेरियल उठाओ जो जेई एडवांस फोकस्ड है एंड देन ट्राई टू सॉल्व योर जेई एडवांस की पीवाईक्यूज ऑल्सो, ठीक है ना. लर्निंग लेकिन आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली जेई एडवांस के लिए भी फर्दर नहीं चाहिए. जितना आपने यहाँ पे अभी सीख लिया है उससे ही आपका जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट रेडी हो चुके हैं. प्रैक्टिस आप यहाँ पे जितने अच्छे क्वेश्चंस की करोगे उतना ही आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा. अगर आपको चाहिए कि हम भी आपके साथ में यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर करें तो बताते रहो, ठीक है ना. जहाँ पे आपको एडवांस का है ना मटेरियल काइंड ऑफ सपोर्ट चाहिए. बट वी डेफिनेटली फील कि आपके इसमें कोई ना कोई मटेरियल डेफिनेटली होगा. एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना अभी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.